अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। CFAP 3 SPM स्ट्रेटजिक एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट। SPM के सिलेबस को देखा जाए तो 2021 के बाद से इसमें कुछ चेंज आया। पहले ये होता था BMS, फिर ये बन गया SPM स्ट्रेटजी एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट में एक नया एरिया इसमें अटैच किया गया जिसको नाम दिया गया परफॉर्मेंस मेजरमेंट का। और 2021 के बाद से ये एरिया एग्जामिनर ने टेस्ट करना शुरू किया। इनफैक्ट कोई बहुत बड़ा एरिया नहीं, हमने कवर किया, एक दो चैप्टर थे, लेकिन एग्जामिनर क्या कर रहे हैं, पिछली 2 अटेम्प्ट से इसको टेस्ट अच्छा खासा कर रहे हैं। कोई 15 से 25 नंबर का ये एरिया टेस्ट हो रहा है और सबसे ईजीएस्ट जो एरिया है ना पेपर में अटैम्प्ट करने के लिए वो यही है। तो आज हम देखेंगे परफॉर्मेंस मेजरमेंट से रिलेटेड पास्ट में क्या क्या एग्जामिनर ने क्वेश्चन टेस्ट किए हैं, ताकि हम उनकी एक अच्छी प्रैक्टिस कर लें। ओबियसली 4-5 क्वेश्चन है, एक दफ़ा हाथ से अटैम्प्ट कर लोगे तो पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप इजीली अटैम्प्ट कर लोगे। सो मूव होते हैं परफॉर्मेंस मेजरमेंट के पास पेपर्स की तरफ। परफॉर्मेंस मेजरमेंट का क्वेश्चन टैकल करते वक्त आपको थोड़ी अकाउंटिंग नॉलेज जो है वो होना ज़रूरी है। अकाउंटिंग नॉलेज में रेशियो एनालिसिस आपने कहीं पे F1 में पढ़ा था, FR1 में वही रेशोज़ FR2 में भी थी, वही रेशोज़ कॉस्ट में भी थी, वही रेशोज़ कुछ ने अगर MFA पढ़ा है तो वहाँ पे भी थी, वही रेशोज़ ऑडिट में एनालिटिकल प्रोसीजर में भी यूज़ की, वही रेशोज़ आपने फाइनल की अकाउंटिंग में भी पढ़ी होंगी। तो उन रेशोज़ का थोड़ा सा नॉलेज होना ज़रूरी है। कौन सी रेशो आपके पास जो है वो प्रिपेयर होना ज़रूरी हैं। एक तो सेल ग्रोथ की अगर हम बात कर लें तो इसका आपको थोड़ा कैलकुलेट करना भी आना चाहिए, थोड़ा नॉलेज होना ज़रूरी है। कैसे सेल ग्रोथ कैलकुलेट होती है? प्रीवियस सेल ना करंट सेल माइनस प्रीवियस सेल ओवर प्रीवियस सेल इनटू 100 से हमारे पास क्या आती है? सेल ग्रोथ। जो देखा जाएगा इधर इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है। इंक्रीज़ हो रही है अच्छी बात है, डिक्रीज़ हो रही है बुरी बात है। इंक्रीज़ होने के पीछे अच्छी बात क्या हो सकती है? हो सकता है मार्केट ट्रेंड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, हो सकता है कंपनी ने कोई अच्छे स्टेप्स लिए हैं जिसकी वजह से इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन साथ फिर हम इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करेंगे और देखेंगे अगर इंडस्ट्री की ज़्यादा है कंपनी की कम है तो इसके ऊपर बहस की जा सकती है। इसके अलावा आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए GP मार्जिन, GP ओवर सेल इंटू 100, जो एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर हम कंपेयर करके देखा करेंगे आइदर इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, या इंडस्ट्री एवरेज के साथ कंपेयर करके देखा करेंगे कि कंपनी का अच्छा है GP मार्जिन या फिर बुरा है। इंक्रीज़ होना, इंडस्ट्री से अच्छा होना, दिस मीन कंपनी अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को अच्छी तरह से मैनेज करके चल रही है। डिक्रीज़ होना, कम होना मीन कंपनी अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर रही, तो उसके फिर देखेंगे क्या रीजंस हो सकती हैं। इसके अलावा हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन कैसे कैलकुलेट करते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओवर सेल इंटू 100, अगेन कंपेयर करेंगे और इसका ताल्लुक इसके साथ है, मेनली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के साथ है कि अदर कंपनी अच्छे वे में मैनेज कर रही है नहीं कर रही। इसके अलावा हमें जो है वो कैलकुलेट करना आना चाहिए क्या? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रॉस, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट होता है? PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, कैपिटल एम्प्लॉयड। या आप ये कह लो अगर टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज क्या है तो दूसरी साइड पे क्या है? इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, कैपिटल एम्प्लॉयड है। अगेन इंप्रूव हो रहा है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री, दिस मीन कंपनी अपने एसेट्स को प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर रही है। हाँ, अगर कम हो रहा है दिस मीन कंपनी अपने एसेट्स को प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर रही है। इसके अलावा हमें करंट रेशियो कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज़, 1 से अबव होना अच्छी बात है, 1 से बिलो होना बुरी बात है। क्यों बुरी बात है? कि कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म कैश फ्लो को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर रही। इसके अलावा हमें कैलकुलेट करनी आनी चाहिए गियरिंग, डेट ओवर इक्विटी या डेट ओवर डेट प्लस इक्विटी। और इसमें भी देखा जाएगा अगर बहुत ज़्यादा हाई है तो कंपनी मोर रिस्की है, इंसॉल्वेंसी की तरफ जा सकती है। अगर लो है तो कंपनी लेस रिस्की है, कंपनी मोर फाइनेंसिंग की तरफ जा सकती है जो बिज़नेस एक्सपेंशन में आपको हेल्प देगी। ये कुछ रेशियोज़ का आपको नॉलेज होना चाहिए जो आपको
परफॉर्मेंस मेजरमेंट के एरिया में क्वेश्चन को आंसर करते वक्त यूज़ करना पड़ सकती है। जी परफॉर्मेंस मेजरमेंट के क्वेश्चंस में आए, विंटर 2022 का क्वेश्चन नंबर 1 पेपर खोलते ही पहला क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर ने परफॉर्मेंस मेजरमेंट पे दे दिया। सो कवर करते हैं विंटर 2022 का क्वेश्चन नंबर 1, देखते हैं एग्जामिनर ने क्या टेस्ट किया। जी क्वेश्चन को देखा जाए तो उसने हमें इनकम स्टेटमेंट का डेटा दिया हुआ है, कुछ रेशोज़ दी हुई हैं और 2 रिक्वायरमेंट है, एक रिक्वायरमेंट ए है फॉर 12 मार्क्स और एक रिक्वायरमेंट बी है फॉर 3 मार्क्स। और हमने ये सीखा है कि जब एक से ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो तो पहले सिर्फ रिक्वायरमेंट ए पढ़नी है, डेटा सारा आपने क्वेश्चन का पढ़ना है, उस रिक्वायरमेंट ए को अटैम्प्ट करना है, उसके बाद देखना है रिक्वायरमेंट बी क्या है, सी क्या है, उसे टैकल करना है। सो रिक्वायरमेंट ए क्या है, रिक्वायर्ड evaluate IML's financial and non-financial performance, financial and non-financial performance for the year ended 30th September 2022. Also give suggestions to IML on the basis of your evaluation, और साथ आपने क्या करना है, suggestions भी देनी है। So financial और non-financial, financial performance को मेजर करने के लिए आपने financial data को देखना है, उसमें अगर रेशोज़ नहीं है तो ये रेशोज़ आपने देखना है, जो जो कैलकुलेट की जा सकती है उनके ऊपर बहस कर लेनी है। हाँ अगर कुछ रेशोज़ दी गई हैं तो उन पे ऊपर बहस कर लेंगे, साथ कुछ आपको डाटा कंपनी की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, उसके साथ आपको रिलेट करते हुए बात करनी है। नॉन फाइनेंशियल में हमने एक बैलेंस स्कोर का टेक्निक पढ़ी थी, फाइनेंशियल नहीं, कुछ नॉन फाइनेंशियल लाइक एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, कस्टमर परफॉर्मेंस और इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस, इन चीज़ों को भी आपने देखना है। तो भी आपके पास क्वेश्चन में डाटा गिवन होगा तो उसके ऊपर आपने बात कर देनी, मीन फाइनेंशियल के अलावा और क्या क्या चीज़ें कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या फैक्टर्स कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस मीन इनोवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, R&D के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्लैक्सीबिलिटी एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो बातें करनी है आपको। आ जाए क्वेश्चन पढ़ते हैं। Innovative Motorcycle Limited IML is a medium-sized motorcycle manufacturing company in Pakistan. IML entered into the motorcycle market in 2012 when only few competitors were present. Thereafter, various local assemblers entered into the market with different brand names by improving cheap motorcycle CKDs from China, leading to increased competition. सो कंपनी 2012 से अभी ओबियसली 22 का अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर करनी है, पिछले 10 सालों से ऑपरेट कर रही है मोटरसाइकिल इंडस्ट्री के अंदर, और अब कुछ कंपैक्टर जो हैं वो चाइना के मोटरसाइकिल भी ला के बेच रहे हैं। टू काउंटर द कंपटीशन, IML हैज़ इंट्रोड्यूस्ड सम वैल्यू एडिड वेरिएंट्स, फॉर एग्जांपल GPS एनेबल बाइक्स, जिसके ऊपर GPS लगा होगा। GPS मीन आप उसमें लोकेशन कोई भी एंटर करेंगे वो आपको वे ऑटोमेटिकली स्क्रीन पे बताती जाएगी, like Google Map, and value added products, for example scooters for females and electric bikes, और कंपनी क्या किस तरफ जा रही है, स्कूटर्स बनाने की तरफ जा रही है, इलेक्ट्रिक बाइक्स बनाने की तरफ भी जा रही है। Over the years, which has helped it to grow even in this highly competitive environment, और कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। Following information is extracted from IML's management accounts for the year ended 30th November 2022, और अगर हम देखें 2021 का डेटा है हमारे पास, 2022 का डेटा है, रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है, कितने परसेंट से इंक्रीज़ हो रहा है प्लीज़ आप कैलकुलेट करके दे सकते हैं मुझे, रेवेन्यू ग्रोथ कितनी है कंपनी की, प्लीज़ मुझे रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी की कैलकुलेट करके दे दें, रेवेन्यू ग्रोथ कितनी है कंपनी की, प्लीज़ को बंदा कैलकुलेट करके दे दे। करंट 5421,360 माइनस प्रीवियस 5315,010 डिवाइडेड बाय प्रीवियस इंटू 100 से रेवेन्यू ग्रोथ आपके पास आएगी, प्लीज़ कैलकुलेट कर दें कितने परसेंट है, 2%। सो 2% कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ है। और उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया गया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन हमने कभी भी जीपी या प्रॉफिट के इंक्रीज डिक्रीज़ के ऊपर बात नहीं करनी, हमने जीपी मार्जिन या प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर बात करनी है। और यहाँ पे मेरे ख्याल से आप प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हो, प्रॉफिट ओवर सेल इंटू 100, तो प्लीज़ मुझे ये भी करंट और प्रीवियस निकाल के दे दें कि कितना बन रहा है, प्रॉफिट मार्जिन कितना बन रहा है। सो रेवेन्यू की हम अगर बात करें तो रेवेन्यू में जो है वो इंक्रीज़ है 2% से,
और प्रॉफिट मार्जिन अगर आप कैलकुलेट करो तो करंट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो मेरे ख्याल से बन रहा है 7.03%, 7.03%, वाइल प्रीवियस जो प्रॉफिट मार्जिन था वो कितना है 6.13%। दिस मीन इंक्रीज हुआ है ये भी, ठीक हो गया। उसके बाद R&D एक्सपेंडिचर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट देखा जाए तो ऑलमोस्ट हाफ हो गए हैं। 85,000 के करीब थे प्रीवियस ईयर, करंट ईयर में 42,700 हो गए, ऑलमोस्ट हाफ। ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स की बात करें तो स्लाइटली इंक्रीज है, ऑलमोस्ट सेम है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 9,500 से ह्यूज कैश इक्विवेलेंट की तरफ कंपनी आ गई है 44,600। इन कंपनी बहुत ज़्यादा कैश अपने पास रख रही है। करंट लायबिलिटीज़ की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम है 130, 131। रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड डिक्रीज हुआ है कंपनी का 35.4% से 33.3% हो गया, जबकि रेवेन्यू और प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हुए हैं। एनुअल टोटल शेयर होल्डर रिटर्न, कंपनी लास्ट ईयर 7.6% जो है वो शेयर होल्डर को रिटर्न मिल रहा था, करंट ईयर में 7.7% है, स्लाइटली बल्कि सेम ही ऑलमोस्ट 0.1%। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन जो है वो 11% ही है मार्केट के अंदर। और नंबर ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, लास्ट ईयर कंपनी ने 2 नई प्रोडक्ट लॉन्च की थी, करंट ईयर 2022 में कंपनी ने 1 नई प्रोडक्ट लॉन्च की है। सेल प्राइसेस ऑफ मोटरसाइकिल हैव रिमेन्ड अनचेंज ड्यूरिंग द लास्ट 2 ईयर्स, जबकि सेल प्राइसेस चेंज हुई नहीं हुई, सेम है। अब हमें क्या करना है, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजरमेंट के ऊपर जो है वो बात करनी है। रेवेन्यू की बात करें तो ग्रोथ है कितनी, 2%। अब 2% ग्रोथ में क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं? एक तो शामिल हो सकता है कि कंपनी ने कुछ जो नई जो है वो प्रोडक्ट्स लॉन्च की हैं, लाइक फीमेल जो है वो स्कूटर लॉन्च किए हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स जो है वो लॉन्च की हैं, तो उसकी वजह से रेवेन्यू ग्रोथ हो सकती है, कितनी है 2%। लेकिन 2% को इतनी ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं है, क्या कह रहा है, 2% को इतनी ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं है। 10% तक तो वैसे ड्यू टू इन्फ्लेशन जो है वो सेल ग्रोथ होती है। तो दिस मीन कंपनी कस्टमर को अट्रैक्ट करने में इतना ज़्यादा पॉजिटिव रोल प्ले नहीं कर रही। हाँ, उसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है कि कंपनी ने R&D के ऊपर जो है एक्सपेंडिचर कम किया है, तो ये चीज़ आपकी फ्यूचर जो रेवेन्यू ग्रोथ है उसको और कम कर सकती है, इनफैक्ट नेगेटिव में ला सकती है अगर आप R&D के थ्रू कुछ नई इनोवेशन नहीं लाओगे। क्यों? अगर कंपैटिटर कोई नई इनोवेशन ला के मार्केट कैप्चर करता है तो उससे पोजीशन और वीक हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो स्लाइटली इंक्रीज हुआ है, 6.1% से 7.03% हो गया है। दिस मीन कंपनी अपनी कॉस्ट को जो है वो प्रॉपर्ली कंट्रोल करके चल रही है, कंपनी अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करके चल रही है, इसलिए प्रॉफिट मार्जिन जो है वो आपका इंक्रीज हो गया है। रेवेन्यू में स्लाइटली थोड़ा सा ग्रोथ है, लेकिन कॉस्ट कंट्रोल बहुत अच्छा है कंपनी का। लेकिन ये कॉस्ट कंट्रोल के पीछे जो एक मेजर फैक्टर है वो यही है कि आपने R&D एक्सपेंसेस जो हैं वो कम किए। दो शॉर्ट टर्म के लिए तो ये आपको बेनिफिट देगा, करंट पीरियड के लिए तो आपको बेनिफिट देगा, लेकिन ओवर द लॉन्ग टर्म बिजनेस की जो ग्रोथ है उसको ये चीज़ अफेक्ट कर सकती है। ये कॉस्ट कंट्रोल R&D को कम करते हुए करना। 2 बातें की जा सकती, रेवेन्यू की हेडिंग दे के उसकी बात कर लो और प्रॉफिट मार्जिन की हेडिंग दे के उसकी बात कर लो। जिसके बाद आप बात कर लो जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो हैं वो ऑलमोस्ट हाफ हो गए हैं। तो हाफ करना से कंपनी क्या करेगी, अपनी कंपैटिटिव पोजीशन जो है वो अफेक्ट कर सकती है। जब कंपटीशन इंक्रीज हो रहा तो आपको R&D ज़्यादा करनी है, नई इनोवेशन की तरफ जाना है, नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है ताकि कंपैटिटर की प्रोडक्ट्स को आप कम्पीट कर सको। यहाँ पे माइट भी कंपनी इन फ्यूचर स्ट्रगल करेगी टू कम्पीट कंपैटिटर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, जिससे कंपनी की ग्रोथ अफेक्ट हो सकती है। तो R&D की हेडिंग देके इसके ऊपर बात की जा सकती है। अब बात आ गई ट्रेड रिसीवर्स, कैश इक्विवेलेंट और करंट लायबिलिटीज़। इनकी अगर हम बात करें तो हमारे पास शायद ये करंट एसेट्स हैं और ये करंट लायबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पे हम कोई करंट रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या ख्याल है? प्लीज़ मुझे करंट रेशो कैलकुलेट करके दीजिएगा, क्या बन रही है, क्या लास्ट ईयर थी और क्या करंट ईयर में है। करंट रेशो अगर आप मुझे कैलकुलेट कर दें, करंट रेशो देखिएगा क्या है। 180 करंट ईयर का है, करंट ईयर की बन रही है 1.71,
वाइल लास्ट ईयर जो है ये कितनी थी, लास्ट ईयर की कैलकुलेट कीजिएगा 1.41, तो इम्प्रूव हुई है, अच्छी बात है। यस अच्छी बात है, 1 से ऊपर होना वैसे अच्छी बात है, और अगर इंक्रीज हो तो और अच्छी बात है। दिस मीन कंपनी अपने शॉर्ट टर्म कैश फ्लो को प्रॉपर्ली मैनेज कर रही है, लेकिन उसके पीछे अगर रीज़न देखें तो रीज़न क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कंपनी का बहुत ज़्यादा हाई है। कंपनी कैश फार्म में रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अपने पास रख रही है, और कैश फार्म में रिसोर्सेज रखना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। आपके पास हैं तो उसे यूटिलाइज़ करें, स्पेशली उसे यूटिलाइज़ करें कहाँ पे, R&D के अंदर। क्या आपने अपना R&D का बजट कम करके कैश फार्म में रिसोर्सेज रख लिए हैं जो इतना फ़ायदा नहीं देंगे, क्यों? उनको R&D में लगा के आपको क्या करना चाहिए, इनोवेशन की तरफ जाना चाहिए, या इससे आप कोई बल्क इन्वेंट्री परचेज कर लें जिसे बल्क डिस्काउंट मिल जाए ताकि आप प्राइसेस लो ऑफर करके कंपटीशन को डील कर सकें। तो ये इंप्रूवमेंट होना, शॉर्ट टर्म कैश फ्लो मैनेजमेंट अच्छी है, लेकिन इतनी अच्छी नहीं है कि आप कैश फार्म में रिसोर्सेज अपने पास रखें। इन्हें यूटिलाइज़ करके आप अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हो, या इन्हें इनोवेशन में आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। जिसके बाद अगर हम बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का कम हो गया है, 35.4% से 33.3% हो गया है। दिस मीन कंपनी अपने एसेट्स को प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर रही, एसेट्स को प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर रही, मीन इनोवेशन की तरफ नहीं जा रही, या लार्ज स्केल प्रोडक्शन की तरफ नहीं जा रही ताकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है वो अचीव कर सके। उसके बाद अगर हम देखें तो शेयर होल्डर रिटर्न जो है वो 7.6 7.7 ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन मार्केट में जो बैंक लोन का रिटर्न है वो कितना है, 11%, और नॉर्मली शेयर होल्डर रिटर्न जो है वो इंटरेस्ट से ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा होगा तो शेयर होल्डर कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे ना। अगर आप शेयर होल्डर रिटर्न कम है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, तो लोग क्या करेंगे, बैंकों में इन्वेस्ट करेंगे। तो ये चीज़ कंपनी के शेयर होल्डर को जो है वो रिटेलिएट कर सकती है, जिससे आपके इंपॉर्टेंट शेयर होल्डर लूज़ हो सकते हैं, और शेयर होल्डर का लूज़ होना कंपनी के सर्वाइवल के लिए, फ्यूचर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो कंपनी को क्या करना चाहिए, शेयर होल्डर रिटर्न को इंक्रीज करने के लिए कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। जिसके बाद अगर हम देखें तो कंपनी ने क्या किया है जी, लास्ट ईयर 2 नई प्रोडक्ट लॉन्च की थी, करंट ईयर में 1 प्रोडक्ट लॉन्च की है नई, तो ये चीज़ भी अच्छी नहीं है। अगर हम नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो उसमें जो है वो कंपनी इनोवेटिव नहीं है, मीन नई रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं कर रही। लास्ट ईयर में 2 नई प्रोडक्ट लॉन्च की थी, कंपटीशन को आपने डील करने की कोशिश की थी, उसी का इफेक्ट जो है वो करंट ईयर की सेल को इंक्रीज़ करने में आया। लेकिन इस साल आपने 1 नई प्रोडक्ट लॉन्च की है, तो माइट भी नेक्स्ट ईयर में आपके पास सेल इतनी जनरेट नहीं होगी, क्यों? आपने कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं की, और लॉन्च नहीं की तो माइट भी कंपैक्टर नई प्रोडक्ट लॉन्च करके कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये क्या है, ये नॉन फाइनेंशियल डेटा है। इसके अलावा नॉन फाइनेंशियल में आप R&D की दोबारा से बात कर सकते हो कि R&D का बजट जो है वो कंपनी को इंक्रीज़ करना चाहिए कंपटीशन को डील करने के लिए, ताकि नई नई प्रोडक्ट लॉन्च करके आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर सको, कंपैक्टर का कस्टमर भी अट्रैक्ट कर सको अच्छे फीचर्स देके। लेकिन R&D का बजट डिक्रीज़ करना जो है वो कंपनी की फ्यूचर पोजीशन को वीक कर सकता है। तो 12 नंबर की शायद बातें की जा सकती हैं। अगर आप कुछ 6 अच्छी बातें उठा लें, 6 अच्छे पैराग्राफ अगर आप बना लें, 2-2 नंबर की बात कर दें, तो 12 नंबर पूरे हो जाते हैं। क्या बहुत औखा पार्ट है ये? नहीं, मेरे ख्याल से ये ईजीएस्ट 12 नंबर थे। सेम ऐसी बातें आप अकाउंटिंग में भी किया करते थे, क्या ख्याल है? सेम ऐसी मिलती जुलती बातें ही आप ऑडिट में भी किया करते थे, वहाँ पे रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से करते थे, यहाँ पे थोड़ा सा कंपनी की पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, बल्कि ज़्यादा ईजी है जी। रिक्वायरमेंट बी है क्वेश्चन की फॉर 3 मार्क्स। द CEO ऑफ IML feels that traditional financial report जी, part B of the question, the CEO of IML feels that traditional financial reporting is not sufficient as a sole measure of company's performance, and the business needs a reporting environment that allows to determine, monitor how IML's strategy drives performance and leads to the creation of value over time. He intends to introduce integrated reporting for IML. इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग हमने टॉपिक पढ़ा हुआ है, क्या ख्याल है? कंपनी को सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नहीं, अपनी नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी करनी चाहिए, और कंपनी को क्या करना चाहिए, 6 कैपिटल्स को फोकस करना चाहिए। हमने कहीं पे पढ़ा टॉपिक। ब्रीफली डिस्कस द गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर डेवलपिंग एन इंटीग्रेटेड रिपोर्ट। 6 कैपिटल नहीं पूछे गए,
क्या पूछा गया? गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर डेवलपिंग इंटीग्रेटेड रिपोर्ट्स में इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के प्रिंसिपल्स क्या है, में इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का फ़ायदा क्या हो सकता है, ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं, क्यों इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग करनी है। तो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का एक तो फ़ायदा ये है कि ये एक कंसाइज रिपोर्टिंग होगी। मीन इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के अलावा अगर कंपनी अपनी सोशल एनवायरमेंटल रिपोर्टिंग करने जाती है तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको रिपोर्ट करना पड़ेगी, जबकि इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के थ्रू 6 कैपिटल्स को देखते हुए एक कंसाइज जो है वो आप रिपोर्टिंग कर सकते हो एक लिमिट में रहते हुए। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के थ्रू आप स्टेक होल्डर को मोर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो अबाउट योर ऑपरेशंस, अबाउट योर नेचर ऑफ बिजनेस, अबाउट योर स्ट्रैटेजीज। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के थ्रू आप अपनी जो स्ट्रैटजीज हैं उनके साथ अपना फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डाटा जो है वो लिंक कर सकते हो। क्यों? स्ट्रैटजी बनाते वक्त कंपनी ये सोचेगी कि मुझे इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग भी करनी है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप स्ट्रैटजीज बनाओगे, मीन लिंक हो जाएंगी आपकी स्ट्रैटजीज विद फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डाटा रिपोर्टिंग। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के थ्रू बिजनेस शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म हर तरह के गोल को जो है वो फोकस कर सकता है। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के थ्रू एक बिजनेस की परफॉर्मेंस दूसरे बिजनेस के साथ कंपेयर भी की जा सकती है। तो एक दफ़ा आंसर रीड कर लेना है ताकि कोई 5-6 पॉइंट्स आप जो है वो लिख के ये 3 नंबर जो है वो गेन कर सको। मीन ये शायद कह सकते हैं थोड़ा सा स्टूडेंट्स को तंग किए होंगे। हाँ, अगर इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का टॉपिक प्रॉपर्ली पढ़ा हुआ तो 3 नंबर भी मुश्किल नहीं थे, अदरवाइज 12 नंबर तो ईजी थे इसमें। जिससे अगर हम आगे चलें, एक और हमें क्वेश्चन मिलेगा विंटर 2022 में ही। क्वेश्चन नंबर 2 भी एग्जामिनर ने इसी एरिया से टेस्ट किया फॉर 15 मार्क्स। मीन क्वेश्चन 1 भी परफॉर्मेंस मेजरमेंट से, क्वेश्चन 2 भी परफॉर्मेंस मेजरमेंट से, मीन मिला के उसने 30 मार्क्स टेस्ट कर लिए। क्या था क्वेश्चन नंबर 2? देखते हैं विंटर 2022 का क्वेश्चन नंबर 2। जी, रिक्वायरमेंट ए है 12 नंबर के लिए, रिक्वायरमेंट बी है 3 नंबर के लिए। रिक्वायरमेंट ए देखें, एनालाइज द ट्रेंड इन सेल्स वॉल्यूम प्रेजेंटेड इन द टेबल। आपको सेल्स वॉल्यूम का जो ट्रेंड है वो एनालाइज करना है। आल्सो सजेस्ट पॉसिबल रीज़न फॉर सच अ ट्रेंड, और आपको रीज़न भी बतानी है कि ये ट्रेंड ऐसे क्यों है। नहीं देखते हैं 12 नंबर है, मीन कुछ अच्छे पॉइंट आपको 2-2 नंबर के पैराग्राफ बनाने हैं। City Motors CM specializes in making 660cc and 1300cc hatchback cars। तो कंपनी 2 तरह की कार बनाने में स्पेशलाइज है, 660cc और 1300cc हैशबैक। CM differentiates its car variants with 2 features, Eco Mode and High Tech Package। तो 2 तरह के वेरिएंट्स हैं कार के, इको मोड और हाई टेक पैकेज। इको मोड फीचर्स मैक्सिमाइजेस फ्यूल एफिशिएंसी इन द कार, whereas a high-tech package is used to equip the car with the state-of-the-art navigation and stereo system। मीन इको मोड है जो फ्यूल एफिशिएंसी है, और दूसरा हाई टेक जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन और स्टीरियो सिस्टम, मतलब कोई स्क्रीन वगैरह जो है फ्रंट पे डैशबोर्ड पे अच्छी लगाई गई है। कोई मटेरियल हो सकता है डैशबोर्ड का अच्छा लगाया गया हो। Presented in the table below is a sale volume for each of the car variants currently in the market। 2 तरह की कारें हैं, 660cc और 1300cc कार वेरिएंट्स अगर देखा जाए तो 660cc के 3 वेरिएंट्स हैं, A1, A2, A3, और 1300cc के भी 3 वेरिएंट हैं, B1, B2, B3। A1 की अगर हम बात करें तो यस, इसमें इको मोड भी है, हाई टेक भी है, और इसकी प्राइस कितनी है 20 लाख, और सेल वॉल्यूम अगर देखा जाए तो 9000 जो है वो 2027 में था, फिगर्स इन 9000 कार सेल की गई हैं। 2018 में 11, 2019 में 13, मीन इंक्रीज हो रहा है सेल वॉल्यूम इसका। A2 की बात करें तो इसमें इको मोड है लेकिन हाई टेक नहीं है, और इसकी प्राइस 2 लाख कम है A1 से, और इसका सेल वॉल्यूम भी देखा जाए तो इंक्रीजिंग है 2017 से ऑनवर्ड। इनफैक्ट देखा जाए तो 2021 में A1 से भी ज़्यादा हो गया। A3 को देखा जाए तो इसमें ना तो इको मोड है और ना ही हाई टेक है, और इसकी प्राइस 16,000 है, और इसका सेल वॉल्यूम है
2, 4, 6, 7, 7 मीन लो है सेल वॉल्यूम। 1300 सीसी की बात की जाए, B1 में इको मॉड भी है, हाईटेक भी है, 34 लाख प्राइस है और सेल वॉल्यूम 12, 14, 16, 19, 22 में इंक्रीजिंग है, अच्छा है। B2 की बात की जाए तो इसमें इको मॉड नहीं है लेकिन हाईटेक है और प्राइस 32 लाख है और सेल वॉल्यूम 5797 मीन 2019 के बाद डिक्रीज होना शुरू हो गया। और B3 की बात की जाए, ना इसमें इको मॉड है ना हाईटेक है, प्राइस 30 लाख है और सेल वॉल्यूम जो है वो 2019 तक इंक्रीज हुआ है, 19 के बाद स्टेबल हो गया। CM is looking to bring another car variant that serves the gap of eco mod and high tech package variants। मीन कोई गैप अगर मार्केट में है तो कंपनी उसका गैप को कवर करने के लिए भी कोई वेरिएंट कार का बनाने का सोच रही है। करना क्या आपको, एनालाइज द ट्रेंड इन सेल वॉल्यूम प्रेजेंटेड इन टेबल। इस टेबल में जो सेल वॉल्यूम का ट्रेंड दिया गया है उसे आपने एनालाइज करना है। आल्सो सजेस्ट पॉसिबल रीज़न फॉर सच अ ट्रेंड, और उसके बाद आपने कुछ सजेशंस भी देनी है कि कंपनी को क्या करना चाहिए। लेकिन वो बात की बात है, पहले आपको सेल ट्रेंड को एनालाइज करना है जी। अगर हम देखें A1 A2 में इको मॉड है और B1 में इको मॉड है, ऐसे ही है। A1 A2 में इको मॉड है और B1 में इको मॉड है। और अगर हम देखें हाईटेक तो वो A1 B1 और B2 में है। पहले तो अगर हम 660 सीसी कारों की बात करें, सिर्फ 660 सीसी कारों की बात करें तो 660 सीसी कारों की अगर हम बात करें तो उसमें जो A2 है उसकी सेल का ट्रेंड जो है वो एज़ कम्पेयर टू अदर दोनों A1 और A3 मॉडल की निस्बत ज़्यादा अच्छा है, स्पेशली आफ्टर 2019। एक साल में जो है वो सेल वॉल्यूम डबल हो गया और आगे भी 50% इंक्रीज़ है और एज़ कम्पेयर टू A1 और A3 ज़्यादा सेल जनरेट कर रही है। दिस मीन ये कस्टमर ज़्यादा प्रेफर कर रहा है A2 कार विद इको मॉड। और उसकी रीज़न क्या है कि इसके अंदर हाईटेक नहीं है लेकिन प्राइस में 2 लाख का डिफरेंस है, तो कस्टमर कंप्रोमाइज़ कर रहा है किस चीज़ को, हाईटेक वेरिएंट को, हाईटेक पैकेज को 2 लाख के अगेंस्ट कंप्रोमाइज़ कर रहा है। क्यों, कस्टमर शायद जो है वो फ्यूल एफिशिएंसी के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है। क्या ख्याल है, एक बात ये की जा सकती है। फिर 1300 सीसी की अगर हम सिर्फ बात करें तो B1 B2 B3 में अगर आप देखें तो B2 की सेल तो डिक्लाइनिंग होगी 2019 के बाद, 3 की स्टेडी है और B1 की जो है वो सेल इंक्रीज़ हो रही है। दिस मीन 1300 सीसी को कस्टमर इको मॉड प्लस हाईटेक वेरिएंट में प्रेफर कर रहा है और शायद ये कोई वेल्दी कस्टमर होगा जो क्या चाहता है, थोड़ी लग्जरी चाहता है और साथ से इको मॉड भी मिल रहा है, तो वो हाई प्राइस 34 लाख बेयर करने के लिए विलिंग है। हाँ, वो 1300 सीसी में B2 या B3 को प्रेफर नहीं कर रहा। क्यों, शायद उसे उतने फीचर्स नहीं मिल रहे कि हाई प्राइस भी वो बेयर करे और उतने फीचर्स ना मिले, तो इसलिए हाई प्राइस पे कस्टमर ज़्यादा फीचर के साथ जो है वो प्रेफर कर रहा है। दूसरी बात ये की जा सकती है। अब अगर हम बात करें इको मॉड वाली कारें कौन कौन सी हैं, A1 A2 और B1, और इनको अगर देखा जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा जो सेल है वो किसकी है, A2 की जो है वो ज़्यादा सेल इंक्रीज़ हो रही है 2019 के बाद से। दो B1 की भी इंक्रीज़ हुई है इको मॉड के साथ, लेकिन उतनी इंक्रीज़ नहीं हुई जितनी A2 की हुई है। दो A1 की भी इंक्रीज़ हुई है लेकिन उतनी इंक्रीज़ नहीं हुई जितनी A2 की हुई है। दिस मीन कस्टमर जो है वो किस चीज़ को प्रेफर कर रहा है आजकल के दौर में, आफ्टर 2019 देखा जाए तो ट्रेंड आ गया है कि कस्टमर इको मॉड को ज़्यादा प्रेफर कर रहा है, फ्यूल एफिशिएंसी को ज़्यादा प्रेफर कर रहा है। क्या ख्याल है? उसके बाद अगर हम देखा जाए, मीन कस्टमर पैसे बचाना चाह रहा है, सस्ती कार भी चाह रहा है और उसमें क्या चाह रहा है, फ्यूल एफिशिएंसी भी चाह रहा है। उसके बाद अगर हम हाईटेक वाली कारें देखें वो कौन कौन सी हैं, A1 है, B1 है और B2 है। ये 3 कारें हाईटेक वाली हैं। क्या ख्याल है? A1 की अगर हम सेल को देखें तो इंक्रीजिंग है, B1 की सेल को देखें हम तो ये भी इंक्रीजिंग है और B2 की सेल जो है वो डिक्रीजिंग है। दिस मीन
इधर जो है वो हाई टेक कस्टमर ज़्यादातर कौन सा कस्टमर हाई टेक को प्रेफर कर रहा है, जो वेल्दी कस्टमर है, जो लग्जरी चाहता है तो 1300 सीसी कार को प्रेफर कर रहा है ज़्यादा हाई टेक में। हाँ, A1 वेरिएंट जो है हाई टेक के साथ वो भी बिक रहा है क्योंकि उसकी प्राइस में और B1 की प्राइस में ह्यूज डिफरेंस है। तो प्राइस की वजह से कस्टमर A1 को भी प्रेफर कर रहा है, लेकिन B1 को ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है एज़ कम्पेयर टू B2, क्यों B2 की सेल जो है वो क्या हो गई है, डिक्लाइनिंग हो गई है। तो ये कुछ बातें की जा सकती, कितनी 3-4 बातें हमने कर ली। जिसके बाद अगर हम थोड़ी सी और बातों की तरफ आ जाएं, 660 सीसी कार जो है वो प्रेफर करेगा, कौन प्रेफर करेगा, वही कस्टमर प्रेफर करेगा जिसको जो है वो चीप कार चाहिए, मिडिल क्लास प्रेफर करेगी। और मिडिल क्लास की ज़्यादातर प्रेफरेंस क्या है, फ्यूल एफिशिएंसी, कॉस्ट सेविंग, तो इसलिए वो A2 मॉडल को प्रेफर कर रहे हैं और कस्टमर हाई टेक को बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहा। क्यों, मिडिल क्लास कस्टमर है तो मिडिल क्लास हाई टेक फीचर्स की तरफ नहीं जाएगा। और उसके बाद 1300 सीसी कार को कौन प्रेफर करेगा, वेल्दी रिच कस्टमर जो है वो प्रेफर करेगा। रिच कस्टमर क्या चाहता है, लग्जरी चाहता है, और जब लग्जरी चाहता है तो वो कार बेशक 1300 सीसी है लेकिन उसके बावजूद जो है वो किस चीज़ को प्रेफर कर रहा है, हाई फीचर्स को प्रेफर कर रहा है। मीनिंग को मॉड भी उसे साथ मिल रहा है और साथ उसे क्या मिल रहा है, हाई टेक फीचर्स भी मिल रहे हैं। ये कुछ 4-5 बातें करेंगे, उसके बाद हम आ जाएंगे किसकी तरफ, सजेशंस की तरफ। सजेशंस कंपनी को जो है वो मेनली अब फोकस करना चाहिए, किस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए, इको मोड को जो है वो ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। क्यों, इको मोड को कस्टमर भी ज़्यादा प्रेफर कर रहा है, इको मोड को कस्टमर ज़्यादा प्रेफर कर रहा है। क्यों, उसकी सेल ग्रोथ जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। इवन 1300 सीसीज में भी देखा जाए तो दो B1 B2 दोनों में हाईटेक फीचर है, लेकिन B2 में इकोटेक नहीं है और उसकी सेल डिक्लाइनिंग की तरफ है, जबकि B1 की सेल इंक्रीजिंग है। क्यों, हाईटेक के साथ साथ वो इको मोड भी दे रही है। दिस मीन इको मोड की प्रेफरेंस जो है वो ज़्यादा है। उसकी रीज़न क्या हो सकती हैं, उसकी रीज़न क्या हो सकती हैं, हाई इन्फ्लेशन हो सकता है जिसकी वजह से फ्यूल प्राइसेस हाई हो सकती हैं, हो सकता है गवर्नमेंट जो है वो कोई इको फ्रेंडली कार्स को ज़्यादा प्रेफर कर रही हो, कोई इंसेंटिव दे रही हो, इसलिए 660 इको मोड की प्रेफरेंस ज़्यादा है। या हो सकता है 660 सीसी, लाइक पाकिस्तान जैसे कंट्री की बात करें तो अप टू 1000 सीसी जो है वो गाड़ी का टोकन जो है वो ईयरली, वो बस लाइफ टाइम एक ही देना है आपने और एवरी ईयर नहीं देना, जबकि 1000 सीसी से अबव आपको एवरी ईयर टोकन देना होता है। तो इस तरह के गवर्नमेंट टैक्स टोकन फ़ी जो है ये भी एक फैक्टर हो सकता है जो अफेक्ट कर रहा है 1300 सीसी को। क्यों, 1300 सीसी के ये दोनों मॉडल तो ऑलमोस्ट लो ग्रोथ में हैं। हाँ, सिर्फ एक ही मॉडल चल रहा है और उस मॉडल में भी क्या है, इको मोड है, तो इसलिए ज़्यादा सेल है उसकी। क्या कह रहा है, तो ये कुछ आप सजेशन भी दे सकते हो कि फोकस किस पे करना चाहिए, मेनली इको मोड पे फोकस करना चाहिए। ये कोई 12 नंबर के लिए बातें की जा सकती हैं, एक दफ़ा आंसर रीड करके हाथ से गुजार लेना है ताकि इस तरह का क्वेश्चन कोई और किसी डेटा के साथ आ जाए तो आप टैकल कर लोगे। एक रिक्वायरमेंट भी है फॉर 3 मार्क्स, एनालाइज द गैप्स प्रेजेंटेड इन कार वेरिएंट्स, also recommend a new variant that CM should introduce in the market in 2020। तो गैप क्या है इसके अंदर वो आपने देखना है जी कि गैप क्या है, और आपने क्या करना है, कोई नया मॉडल जो है वो कंपनी को क्या इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए वो भी आपने सजेस्ट करना है जी। क्या गैप है इसके अंदर, अगर आप देखो मार्केट के अंदर गैप जो है वो क्या है, गैप क्या है 660 सीसी के अंदर, 660 सीसी के अंदर आप इको मोड को जो है वो ज़्यादा प्रेफर कर रहे हो, हाई टेक का जो है वो गैप है, लेकिन कस्टमर ज़्यादा प्रेफर किसे कर रहा है, इको मोड को ही प्रेफर कर रहा है। उसके बाद अगर आप 1300 सीसी में देखा जाए तो 1300 सीसी में जो है वो इको टेक का गैप है, सिर्फ इको टेक वाली कार नहीं है 1300 सीसी में, और 660 सीसी में सिर्फ और सिर्फ हाई टेक वाली कार नहीं है। क्या ख्याल है, सिर्फ इको वाली कार है 660 में, लेकिन सिर्फ हाई टेक वाली कार नहीं है, ये एक गैप है। और उसके बाद 1300 सीसी में देखा जाए
तो सिर्फ हाईटेक वाली कार तो है, सिर्फ इको वाली कार नहीं है जिसमें सिर्फ इको व हाईटेक ना हो। तो दो गैप हैं आपके पास, 660 में ओनली हाईटेक फीचर और 1300 सीसी में ओनली इको मॉड फीचर। तो क्या आप कंपनी को सजेस्ट क्या करोगे? एज कंपेयर टू सेल डेटा, कस्टमर की प्रेफरेंस जो है वो इको मोड ज़्यादा है, फ्यूल एफिशिएंसी को ज़्यादा है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस को, एफिशिएंसी को ज़्यादा कस्टमर प्रेफर कर रहा है। तो कंपनी को शायद 1300 सीसी में ओनली विद इको मोड कार जो है वो भी बनानी चाहिए। क्यों? इन तीनों में से सबसे ज़्यादा सेल इसकी है B1 की, और उसकी रीज़न क्या है कि इसके साथ इको मोड है। तो अगर 1300 सीसी विद इको मोड आ जाए सिर्फ, तो शायद उसकी प्राइस भी थोड़ी कम होगी क्योंकि हाईटेक उसमें नहीं होगा। तो कस्टमर 1300 सीसी को ज़्यादा प्रेफर करने लग जाएगा, मीन थोड़ा प्राइस बेयर करना शुरू कर देगा अगर उसमें इकॉनमी, फ्यूल इकॉनमी भी मिल जाएगी। तो 3 नंबर के लिए आंसर दिया जा सकता है। क्या ख्याल है? प्लीज़ एक दफ़ा अच्छी तरह से दोनों क्वेश्चन 1 भी, क्वेश्चन 2 भी 2022 के, इनको आपने आंसर रीड करके एक दफ़ा हाथ से गुजार लेना है, और उसके बाद एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा तो वो बहुत इजी हो जाएंगे। जिससे आगे अगर हम चले, समर 2022 का क्वेश्चन नंबर 1, इन विंटर 22 का भी क्वेश्चन नंबर 1 इसी एरिया से था, समर 22 का क्वेश्चन नंबर 1 भी इसी एरिया से। जी, क्वेश्चन नंबर 1 एग्जामिनर ने टेस्ट किया 10 + 6 16 मार्क्स के लिए, 15-16 नंबर के लिए एग्जामिनर क्वेश्चन टेस्ट कर रहे हैं इस एरिया से। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। रिक्वायरमेंट है, इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ ईच टीम मेंबर ऑफ बाबर। बाबर आजम नहीं, बाबर की हर टीम मेंबर की परफॉर्मेंस को आपने इवैल्यूएट करना है। आल्सो सजेस्ट द इम्प्रूवमेंट्स, और साथ आपने इम्प्रूवमेंट भी सजेस्ट करनी है, इफ़ एनी, इन द एग्जिस्टिंग बोनस स्कीम। बाबर कौन है, टीम उसकी कौन है, बोनस स्कीम क्या है, पहले हमें वो देखना पड़ेगा, फिर जाके हम देख सकेंगे कि हर टीम मेंबर की परफॉर्मेंस क्या है, और फिर हमने इम्प्रूवमेंट भी बतानी है एग्जिस्टिंग बोनस स्कीम के अकॉर्डिंगली। 10 नंबर है, इसमें कोई 4-5 हमें 6 पैराग्राफ बनाना पड़ेंगे। आइए देखते हैं। Elite Limited is engaged in manufacturing and selling single products Alpha. The sale function is led by Babar, who likes to involve his team in key decision making and gives them free hand in meeting day-to-day challenges. He believes that his team comprises of professionals who are highly motivated and need minimum support. So, कंपनी जो है वो एक सिंगल प्रोडक्ट अल्फ़ा मैन्युफैक्चर करके सेल कर रही है, और बाबर की जो सेल टीम है उसके अंदर कुछ लोग शामिल हैं जो कि हाईली मोटिवेटेड हैं, चैलेंजिंग टास्क भी एक्सेप्ट करते हैं, और बाबर जो है वो समझता है कि टीम प्रोफेशनल्स की है और विदाउट सपोर्ट ये चलेंगे, काफ़ी मोटिवेटेड हैं, विदाउट सपोर्ट ये चलेंगे, मीन उसका स्टाइल जो है वो अथॉरिटेरियन नहीं, क्या है, पार्टिसिपेटिव टाइप है। At the beginning of the year, Babar shared the following bonus scheme with his sales team. Sale target less than 2000. अगर टारगेट अचीव किया तो आपको बोनस नहीं मिलेगा, नो बोनस एट ऑल, लेस देन 2000। और अगर आपने सेल टारगेट मीट किया 2000 to 3999 तो आपको 1 मंथ की ग्रॉस सैलरी एज ए बोनस मिलेगी। और अगर आपने सेल टारगेट मीट किया 4000 to 4999 तो आपको 2 मंथ्स की ग्रॉस सैलरी एज ए बोनस मिलेगी। और अगर आपने 5000 और मोर जो है वो टारगेट अचीव किया तो आपको 3 मंथ्स की ग्रॉस सैलरी एज ए बोनस मिलेगी। सो लेस देन 2000 पे कोई बोनस नहीं है। 2000 से 3999 की तक 1 मंथ सैलरी, 4000 से 4999 तक 2 मंथ सैलरी, और 5000 अबव जो अचीव करेगा उसको 3 मंथ्स की सैलरी एज ए बोनस मिलेगी। द डिटेल ऑफ टारगेट्स अचीव बाय हिज टीम इज गिवन बिलो। और हमने क्या करना है, हमने टीम के हर मेंबर की परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करनी है और इंप्रूवमेंट्स बतानी है। फरहीन, शी इज़ अ सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन
शी सोल्ड 4500 यूनिट्स। 4500 यूनिट्स कहाँ पे फॉल कर रहे हैं? यहाँ पे। दिस मीन उसे 2 मंथ्स की सैलरी एज ए बोनस मिलेगी। क्या ख्याल है? So Babar believes that Farheen could have met the level of target by utilizing lesser resources. Babar believes that Farheen could have met that level of target by utilizing lesser resources. तो आपने परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करनी है और साथ इंप्रूवमेंट्स भी बतानी है। पहले तो परफॉर्मेंस अगर हम इवैल्यूएट करें, हेडिंग देंगे फ़रहीन की, तो फ़रहीन ने जो है वो सेल्फ मोटिवेटेड एम्प्लॉई है जिसने 4500 यूनिट्स का टारगेट जो है वो मीट किया है, तो फॉल कर रही है सेकंड लास्ट कैटेगरी ऑफ टारगेट्स में और 2 मंथ्स ग्रॉस सैलरी के लिए एलिजिबल है ये। लेकिन बाबर की बिलीव्स हैं कि इसने रिसोर्सेज जो हैं वो ज़्यादा यूटिलाइज किए हैं टू मीट दैट टारगेट। ये होगी परफॉर्मेंस। अब हम इम्प्रूवमेंट बताएंगे साथ। मीन फ़रहीन की हेडिंग देके एक सब हेडिंग दे दो परफॉर्मेंस, उसमें ये बात कर दो और फिर इम्प्रूवमेंट की सब हेडिंग दे के अब क्या बताएंगे इम्प्रूवमेंट्स में कि फ़रहीन ने टारगेट मीट किया है लेकिन उसने रिसोर्सेज ज़्यादा यूटिलाइज़ किए हैं और ये ज़्यादा रिसोर्सेज एक करंट ईयर में यूटिलाइज़ करना नेक्स्ट ईयर की रिसोर्स यूटिलाइजेशन को अफेक्ट कर सकता है। माइट भी नेक्स्ट ईयर में रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे। क्या ख्याल है? तो शायद इसे यूनिट्स सेल टारगेट के साथ साथ कुछ रिसोर्स बजट भी प्रोवाइड करना चाहिए। कंपनी को रिसोर्स बजट भी बनाना चाहिए ताकि एम्प्लॉय को पता हो कि क्या कंसंट्रेट्स मीन लिमिट्स हैं रिसोर्सेज की, ताकि वो उन लिमिट्स के अंदर रहते हुए अपने टारगेट मीट करें तो ज़्यादा अफेक्टिव होगा बिजनेस के लिए। क्या ख्याल है? ये बातें की जा सकती हैं फ़रहीन के लिए। परफॉर्मेंस भी वैल्यूएट कर दी और आपने इंप्रूवमेंट्स भी बता दी। शाहजेब, he is the star performer, good. He sold 5000 units, good. 5000 यूनिट सेल किए। 5000 यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 5000 पूरा उसने अचीव किया। दिस मीन 3 मंथ्स की सैलरी के लिए वो एलिजिबल है। Given his potential, it would not have been surprising for Babar if Shahzeb had sold more than 5000 units during the year. मीन बाबर समझता है कि 5000 से भी ज़्यादा यूनिट सेल कर सकता है, लेकिन उसने 5000 सेल किए। मीन उसने जस्ट टारगेट को मीट किया। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि 5000 से ऊपर जितना भी जाएंगे आपको बोनस इतना ही मिलेगा, तो इसलिए उसने 5000 तक ही जो है वो अपना टारगेट मीट किया। बियॉन्ड 5000 उसने कंसीडर नहीं किया मीट करना। तो इम्प्रूवमेंट क्या होनी चाहिए? आपको अबव दैट लिमिट भी कुछ जो है वो बोनस जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, ताकि अगर किसी एम्प्लॉय के अंदर ज़्यादा पोटेंशियल है टू रीच द हाईएस्ट टारगेट तो उससे बियॉन्ड भी जा सके, अपनी एफर्ट्स जो है वो फुली यूटिलाइज करके जितना भी मैक्सिमम हो सके वो अचीव कर सके। अब चूंकि अबव 5000 भी इतना ही बोनस था तो इसलिए उसने 5000 पे ही क्या कर लिया, अपने आप को लिमिट कर लिया। माइट भी उसने अपना पोटेंशियल जो है वो लॉस्ट कर लिया। माइट भी और सेल अपॉर्चुनिटीज़ थी जो उसने लॉस्ट कर दी, उसको उसने नहीं देखा। क्यों? उसके लिए और रिवॉर्ड नहीं था। तो आपको रिवॉर्ड अबव 5000 भी सेपरेट सेट करने चाहिए, इन टर्म्स ऑफ मनी टर्म्स आपको सेट करने चाहिए। क्या ख्याल है? तो 2 लोगों की आपने क्या किया? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी मेजर कर ली और साथ आपने इंप्रूवमेंट्स भी बता दी। मुश्किल नहीं है ये एरिया। किंजा, she has methodical approach, methodical approach. She sold 2000 units. 2000 यूनिट सेल किए यहाँ पे, लेस देन नहीं 2000 पूरे 1 month gross salary. Okay. During the year, there was an opportunity for her to capture a large potential client. However, she failed to capitalize on it in a fear that failure to capture that client may also affect her performance in meeting the minimum target. इसने मीट किया 2000 से, लेकिन इसके पास एक अपॉर्चुनिटी थी, एक बड़ा कस्टमर था इसके पास, बहुत बड़ा कस्टमर भी हो सकता है, लेकिन उसमें शायद रिस्क ज़्यादा था कि पता नहीं सेल में वो कन्वर्ट हो ना हो। तो इसलिए क्या किया इसने, उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ दिया और इसने कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी कैप्चर की जहाँ पे एट लीस्ट जो है वो मिनिमम मीन 2000 तक कम अज़ कम जो है वो यूनिट सेल करके कुछ बोनस लेने के काबिल बन सके।
सो 1 मंथ ग्रॉस सैलरी के एलिजिबल है। अब इसकी इम्प्रूवमेंट हम क्या बता सकते हैं कि आपको अपने स्टाफ को जो है वो इनकरेज करना चाहिए टुवर्ड्स रिस्क टेकिंग। क्यों, बिजनेस नाम ही रिस्क टेकिंग एक्टिविटी का है। हायर द रिस्क हायर द रिटर्न होता है, तो ये चीज़ें आपको अपने स्टाफ को डिक्टेट करनी चाहिए, उनकी ट्रेनिंग करनी चाहिए कि हायर रिस्क की तरफ बिजनेस को जाना चाहिए। क्यों, हायर रिस्क हायर रिटर्न भी देता है, ताकि स्टाफ जो है वो बड़े कस्टमर को फोकस करके बिजनेस की ग्रोथ को जो है वो फोकस करें रादर देन अचीविंग पर्सनल गोल। सो तीनों की परफॉर्मेंस मेजर कर ली और साथ आपने इम्प्रूवमेंट बता दी। अब आ गया मिस्टर जुबैर। ही जॉइंड बाबर्स टीम अ ईयर अगो, ही कुड सेल 1500 यूनिट्स ओनली, he was determined to meet the target for bonus and now believes that support from Babar could help him in meeting the targets in future। तो 1500 यूनिट उसने जो है वो टारगेट मीट किया, लेस देन 2000, दिस मीन बोनस के लिए एलिजिबल नहीं है। उसकी रीज़न क्या है, न्यू है, सपोर्ट और चाहता है। अब इसके लिए इम्प्रूवमेंट क्या होनी चाहिए, इम्प्रूवमेंट के लिए इसकी थोड़ी ट्रेनिंग करनी चाहिए, इसको अदर सेल्स मेंबर जो हैं उनके साथ आपको अलाइंस में रखना चाहिए, ताकि उनके साथ ये भी सीखे कैसे सेल को प्रमोट किया जा सकता है। और बाबर को जो है वो क्या करना चाहिए, थोड़ा पर्सनल टाइम जो है डिवोट करना चाहिए इसकी ट्रेनिंग के ऊपर, ताकि ये भी अपना पोटेंशियल यूटिलाइज करते हुए कंपनी के सक्सेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सके। ये रिक्वायरमेंट ए थी, इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ ईच टीम मेंबर्स ऑफ बाबर, आल्सो सजेस्ट द इम्प्रूवमेंट्स इफ एनी इन द एग्जिस्टिंग बोनस स्कीम। तो वो आपने बातें कर दी, क्या करा। साथ ही रिक्वायरमेंट बी भी है फॉर 6 मार्क्स। बाय यूजिंग मैकग्रेगर्स थ्योरी एक्स थ्योरी वाई, थ्योरी एक्स थ्योरी वाई पढ़ी हुई है आप लोगों ने। कुछ लोगों ने पुराना कैफ का सिलेबस BS पढ़ा था, तो उसमें चैप्टर 1 में थी थ्योरी एक्स थ्योरी वाई। क्या ख्याल है, थ्योरी एक्स, लोग ज़्यादातर लोग कामचोर होते हैं, काम को अवॉइड करते हैं जहाँ तक पॉसिबल हो, तो चाहते हैं हमें जब काम बताया जाए तो हम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए अथॉरिटेरियन स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट अच्छा होता है। थ्योरी वाई नहीं, लोग काम को लाइक खेल समझते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड सेल्फ कंट्रोल्ड होते हैं, हाईली मोटिवेटेड होते हैं, इनके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल होता है, इतना पोटेंशियल होता है कि ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर्ली यूटिलाइज ही नहीं कर रही। तो ऐसे लोगों को मैनेज करने के लिए कौन सा स्टाइल होना चाहिए, पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट। थ्योरी एक्स थ्योरी वाई हमने पढ़ी है मैकग्रेगर की। सो बाय यूजिंग मैकग्रेगर थ्योरी एक्स थ्योरी वाई, डिस्कस द मैनेजमेंट स्टाइल ऑफ बाबर। बाबर कौन से स्टाइल पे चल रहा है, वुड यू सजेस्ट चेंज इन द मैनेजमेंट स्टाइल, और क्या आप उसे उसका स्टाइल चेंज करने के लिए सजेस्ट करेंगे। बाबर कौन से स्टाइल पे चल रहा है, थ्योरी एक्स या थ्योरी वाई पे, थ्योरी वाई पे, पार्टिसिपेटिव स्टाइल पे चल रहा है, चीज़ें इम्पोज नहीं कर रहा। टारगेट उसने सेट किए हैं, साथ बोनस स्कीम सेट की है, और उसने क्या कहा है कि विद मिनिमल सपोर्ट जो है वो लोग चलेंगे। क्यों, लोग प्रोफेशनल हैं और हाईली मोटिवेटेड हैं, तो वहाँ पे थ्योरी वाई ही अप्लाई होनी है, और वही वो कर रहा है। क्या कहला है, तो पहले तो आप बता दो कि बाबर स्टाइल इज़ पार्टिसिपेटिव एंड फॉल इन थ्योरी वाई, थोड़ा सा थ्योरी वाई के फीचर्स दे दो। और क्या आप बाबर को सजेस्ट करोगे अपना स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट चेंज करने के लिए, नो, बाबर शुड कीप ऑन हिज एग्जिस्टिंग स्टाइल ऑफ पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। और क्या करना चाहिए, थोड़ा उसे सपोर्ट और करना चाहिए, स्पेशली जो न्यू एम्प्लॉइज़ हैं लाइक जुबैर, इनको थोड़ा टाइम देना चाहिए, इनकी ट्रेनिंग पे फोकस करना चाहिए, ताकि एम्प्लॉई ऑन देयर ऑन जो है वो काम करें, उनकी मोटिवेशन को मेंटेन रखना चाहिए। 6 नंबर के लिए आपको बातें करनी, जिसमें कोई 3-4 नंबर तो ये थ्योरी वाई को एक्सप्लेन करने पे ही आएंगे, हाफ मार्क्स थ्योरी वाई को एक्सप्लेन करने पे हैं, और 2-3 नंबर के लिए आपने बाबर की बात करनी है, कौन सा स्टाइल है और इसको अपना स्टाइल क्या चेंज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। क्या ख्याल है, उसी थ्योरी एक्स थ्योरी वाई आती है तो ये पार्ट अटेम्प्ट होगा, तो ये 6 नंबर ही गए जी। इसके आगे अगर हम चले, समर 2022 में भी एग्जामिनर ने 2 क्वेश्चन टेस्ट किए इस एरिया से, एक 21 नंबर का और क्वेश्चन टेस्ट किया, क्वेश्चन नंबर 3, समर 2022। क्वेश्चन नंबर 3 फॉर 21 वेरी गुड मार्क्स, दिस मीन 16 नंबर वो पिछला क्वेश्चन था, 16 मार्क्स थे, यस, और 21 मार्क्स का ये क्वेश्चन, तो मिला के एग्जामिनर ने 37 मार्क्स इस एरिया से टेस्ट किए समर 2022 में।
ये देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन में हमें डाटा नज़र आ रहा है। एक रिक्वायरमेंट ए है फॉर 15 मार्क्स, रिक्वायरमेंट बी है फॉर 6 मार्क्स। रिक्वायरमेंट ए को अगर हम देखें तो इवैल्यूएट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ डी। जी, रिक्वायरमेंट ए ऑफ द क्वेश्चन समर 2022 का क्वेश्चन नंबर 3। तो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट ए फॉर 15 मार्क्स, रिक्वायरमेंट बी फॉर 6 मार्क्स। सो कुछ डेटा है हमारे पास हाफ पेज का, और रिक्वायरमेंट ए है फॉर 15 मार्क्स। इवैल्यूएट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ डीएचएल ड्यूरिंग 2021 इन कंपैरिजन विद 2019। 2021 को 2019 से कंपेयर करते हुए फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आपने इवैल्यूएट करनी है। रिक्वायरमेंट बी पता नहीं क्या है, और नीचे उसने आपको कुछ फाइनेंशियल डेटा भी कंपनी का दिया हुआ है, इनकम स्टेटमेंट का, बैलेंस शीट का, और कुछ अदर डेटा भी दिया हुआ है। आइए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है कंपनी। पहले इसकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, फिर फाइनेंशियल डेटा दे के उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने के लिए हमें कुछ रेशोज़ भी कैलकुलेट करना पड़ सकती हैं। क्या ख्याल है, हर एक रेशो के ऊपर कोई 2 नंबर के लिए बात की जा सकती है। क्या देखते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन है परफॉर्मेंस मेजरमेंट का। Dream Home Limited DHL property developer has a strong reputation for constructing luxurious homes at the prime location of Greenland, a country known for the landscapes. DHL's niche market comprise of affluent customers who seek state-of-the-art homes. तो कंपनी एक ख़ास किस्म के कस्टमर को टारगेट कर रही है। कौन से? वेल्दी कस्टमर को, रिच क्लास को, और उन्हें लग्जरी होम्स बना के देती है। As per DHL's policy, the homes are constructed and handed over to the customer within a promised time of 12 months. 12 मंथ्स के अंदर अंदर कंपनी घर बना के देती है, 1 साल के टाइम में। This also gives DHL a competitive advantage over its competitors who usually takes 18 to 24 months to construct similar home, जबकि competitors similar home 18 से 24 माह में बनाते हैं और आप कस्टमर को 12 माह में बना के देते हो। तो ये competitive advantage है आपके पास। Greenland faced recession in the last year. लास्ट ईयर कंपनी को रिसेशन फेस करना पड़ा। However, during the current year 2021, i.e. termed as recovery period by economists, the demand for homes has increased by an estimated 25% from 2019. In as compared to 2019, कंपनी का 2021 में डिमांड होम की 25% से इंक्रीज हुई है। i.e. प्री रिसेशन पीरियड, 2019 से पहले प्री रिसेशन था। दिस मीन 2019 2020 रिसेशन चला है और 21 रिकवरी पीरियड है। द एक्सट्रैक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ DHL फॉर 2019 एंड 2021 आर गिवन इन द एनक्लोज एनेक्स्ड। में नीचे कुछ फाइनेंशियल डेटा दिया गया है 2019 2021 का। During the period of recession, the board of DHL made some aggressive decision, including acquiring 2,500 plots when the prices of plots went down by almost 40%. Recession में प्रॉपर्टी की प्राइसेस कम थी, 40% तक कम थी। तो कंपनी ने क्या किया है, चूँकि कंपनी घर बना के देती है, तो कंपनी ने प्लॉट्स जो हैं वो लो प्राइस पे रिसेशन में बाय कर लिए थे। कितने? 2,500 प्लॉट्स, जो फ्यूचर में फ़ायदा देंगे। क्या कह रहा है? द एक्विजिशन वाज फाइनेंस्ड थ्रू बैंक लोन अंडर अ कोवेनेंट दैट द एंटायर लोन विल बी इमीडिएटली रीपेबल इफ गियरिंग लेवल डेट ओवर डेट प्लस इक्विटी एट बुक वैल्यू एक्सीड्स 65% एट एनी टाइम। और कंपनी ने वो 2,500 जो प्लॉट्स बाय किए हैं वो बैंक लोन लेके बाय किए, और बैंक लोन के साथ कोवेनेंट्स मीन कंडीशन अटैच थी कि अगर आपकी गियरिंग 65% से लो रही तो ठीक है, अगर 65% थ्रेशोल्ड को टच की आपकी गियरिंग रेशो, तो आपको सारा का सारा लोन पे बैक करना पड़ेगा, ताकि कंपनी और डेट फाइनेंसिंग की तरफ ना जा सके। अपनी गियरिंग को लो रखना ज़रूरी है। ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ट्रेडिशनल मार्केटिंग टू डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। ट्रांसफॉर्मेशन मीन चेंज किया है बहुत बड़ा, कंपनी ने क्या बहुत बड़ा चेंज किया है,
कंपनी जो है वो ट्रेडिशनल मीन पुरानी मार्केटिंग ये न्यूज़पेपर बोर्ड्स वगैरह के थ्रू नहीं, कंपनी डिजिटल मार्केटिंग की तरफ चली गई है, इंटरनेट मार्केटिंग की तरफ चली गई है। The marketing team has taken various measures to communicate the unique design and features that DHL has been offering to the targeted customers. और मार्केटिंग टीम बहुत अच्छी तरह से डिज़ाइनिंग फीचर्स के थ्रू सोशल मीडिया पे इंटरनेट पे कस्टमर्स को टारगेट कर रही है। सो दो अच्छे इनिशिएटिव हैं कंपनी के। इन द रिकवरी पीरियड द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ DHL हैज़ इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली। प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की इंक्रीज़ हुई है। उसकी रीज़न ओबियसली वो जो आपने लो कॉस्ट पे प्लॉट्स बाय किए हैं वो भी हो सकती है, मार्केटिंग के थ्रू कस्टमर अट्रैक्ट हो रहा है ये भी है, सेल्स ज़्यादा हो रही होगी। However, the management faced a different set of challenges. One of the construction material was short in supply. Therefore, an alternative material was imported which caused delay in completion of some homes by 3 to 6 months. इन कुछ मटीरियल घर बनाने के लिए वो सप्लाई शॉर्ट होगी तो आपको बाहर से मंगवाना पड़ रहा है, जिसकी सूरत में ओबियसली बाहर से आने में टाइम लगेगा। क्यों? ये बल्कि आइटम्स नॉर्मली इस तरह का मटीरियल जो है वो बाय शिप आता है और शिप में आने में 1 से 2 मंथ्स इजीली लग जाते हैं और उसकी वजह से कंपनी का क्या होगा, जो घर प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो 3 to 6 मंथ्स डिले में जा सकते हैं। Further, some customers have requested some design modification and management is considering to charge additional amount as imported material has already resulted in additional cost. और कस्टमर जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट जिनके चल रहे हैं बाद में याद आया कि नहीं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ऐसे कर दें, रिक्वायरमेंट कस्टमर की चेंज होती रहती है और चूंकि कंपनी को अब मॉडिफिकेशन करने में मटेरियल दोबारा शायद यूज़ करना पड़ेगा और वो कॉस्टली आ रहा है तो उसे कॉस्ट ज़्यादा आएगी जो कंपनी सोच रही है हम कस्टमर को चार्ज करेंगे। However, in the past DHL has not charged customer for such modification. जबकि पास में अगर कस्टमर मॉडिफिकेशन के लिए कहता था तो कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट एडिशनल कॉस्ट कर दिया करती थी, लेकिन अब कंपनी की मैनेजमेंट सोच रही है कि हम एडिशनल कॉस्ट कस्टमर को चार्ज करेंगे। इससे आपका कस्टमर थोड़ा नाराज़ भी हो सकता है। ये कंपनी की इन्फॉर्मेशन थी। 2019-2020 रिसेशन पीरियड था, अभी करंटली 21 है जिसमें रिकवरी पीरियड है। घरों की डिमांड 25% से इंक्रीज़ हुई है। आपके पास कंपैरेटिव एडवांटेज है, 12 मंथ्स में आप बनाते हो, कंपैरेटर 18 to 24 मंथ्स में बनाता है। रिसेशन में आपने कोई 40% लो प्राइस पे 2500 प्लॉट्स एक्वायर कर लिए थे, बैंक लोन से फाइनेंस किए थे जिसके साथ गियरिंग की रिस्ट्रिक्शन है और आपने मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आए हो जो कस्टमर को अट्रैक्ट करने में हेल्प दे रही है। मटेरियल शॉर्ट हो गया है, बाहर से मंगवाना पड़ रहा है जिसकी वजह से प्रोजेक्ट डिले हो सकते हैं और साथ कस्टमर मॉडिफिकेशन आप चार्ज करने का सोच रहे हो। आपको क्या करना है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ 2021 एज़ कम्पेयर टू 2019 जो है वो मेजर करनी है और आपके पास नीचे कुछ फाइनेंशियल डेटा आ गया। रेवेन्यू देखा जाए तो कंपनी का इंक्रीज़ हुआ है एज़ कम्पेयर टू 2019 टू 2021 कितने % इंक्रीज़ हुआ है प्लीज़ मुझे कैलकुलेट करके दे देंगे। रेवेन्यू ग्रोथ कितनी है कंपनी की प्लीज़। रेवेन्यू ग्रोथ करंट माइनस प्रीवियस ओवर प्रीवियस इंटू 100 तो शायद कंपनी की जो ग्रोथ है वो कोई 52% है। अच्छी है बुरी है? बहुत अच्छी है। 52% से रेवेन्यू ग्रोथ हुई है। उसकी रीज़न क्या हो सकती हैं? एक तो 25% जो है वो होम की डिमांड इंक्रीज होना रेवेन्यू ग्रोथ है, क्या ख्याल है? दूसरी रीज़न क्या हो सकती है? दूसरी रीज़न क्या हो सकती है कि आपने ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बजाय डिजिटल मार्केटिंग जो है वो अडॉप्ट की है और डिजिटल मार्केटिंग जो अडॉप्ट करना जो है कस्टमर को अट्रैक्ट करने में आपको हेल्प दे रहा है, तो ये भी एक रेवेन्यू ग्रोथ की रीज़न है। तीसरा, आपके पास एक कंपैरेटिव एडवांटेज है कि आप एज़ कम्पेयर टू कंपैरेटर जल्दी चीज़ें बना के दे रहे हो, तो ये चीज़ भी कस्टमर को अट्रैक्ट करने में हेल्प दे रहा है। इस वजह से आपकी रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो 52% है। क्या ख्याल है? ये 2-3 बातें की जा सकती साथ अटैच। जी, कॉस्ट ऑफ सेल की बात करें तो कंपनी की स्लाइटली इंक्रीज़ हुई है, लेकिन जीपी मार्जिन देखा जाए तो कंपनी का इंक्रीज़ हुआ है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कॉस्ट ऑफ सेल का इंक्रीज़ भी देख सकते हो। कॉस्ट ऑफ सेल का इंक्रीज़ अगर आप देखोगे तो कितने % कॉस्ट ऑफ सेल का इंक्रीज़ है? कितने % इंक्रीज़ हुई है?
जस्ट 14% से। रेवेन्यू ग्रोथ आपकी बहुत ज़्यादा है, कॉस्ट ऑफ सेल आपकी 14% है, और इसकी रीज़न क्या है कि कंपनी कॉस्ट कटिंग कर रही है। मीन एज़ कम्पेयर टू रेवेन्यू ग्रोथ कॉस्ट ऑफ सेल की ग्रोथ कम है। मीन कॉस्ट बढ़नी चाहिए ना रेवेन्यू के साथ, लेकिन उतनी परसेंटेज से नहीं बढ़ रही जितनी से सेल बढ़ रही है। ह्यूज डिफरेंस है। दिस मीन आपकी कॉस्ट कटिंग अच्छी है। और उसकी रीज़न क्या हो सकती है, वो जो 40% लो प्राइस पे आपने क्या किए थे, बाय किए थे 2500 प्लॉट्स, वो आपको कॉस्ट कटिंग में हेल्प दे रहा है। क्या ख्याल है? वो आपको कॉस्ट कटिंग में हेल्प दे रहा है। उसके बाद आप बात कर सकते हो जीपी मार्जिन की भी इसके साथ बात कर सकते हो कि जीपी मार्जिन कंपनी का जो है वो भी आप कैलकुलेट करोगे करंट ईयर प्रीवियस ईयर, और उसके ऊपर भी बात कर दोगे कि वो जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। और इंक्रीज़ होने का मतलब क्या है कि कंपनी अपना जो है वो कॉस्ट को अच्छी तरह से मैनेज कर रही है। उसके बाद देखा है तो कंपनी का मार्केटिंग एक्सपेंस जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, 1800 की बजाय 2700 हो गया है। तो 2700 होने का फ़ायदा भी कंपनी उठा रही है मार्केटिंग एक्सपेंस का, कि कंपनी उसके थ्रू क्या कर रही है, कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रही है। और कितने परसेंट से इंक्रीज़ हो रहा है, प्लीज़ ये परसेंटेज भी आपको कैलकुलेट करनी है। 1800 से 2700 में हमें 50% पूरा जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, और यही रीज़न है कि आपकी सेल ग्रोथ जो है वो 52% है। क्या ख्याल है? उसके बाद सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस को देखा जाए तो ये भी इंक्रीज़ हुए हैं, और कितने परसेंट से इंक्रीज़ हुए हैं सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस? कितने परसेंट से इंक्रीज़ हुए हैं? 11,450 से 28,550 हो गए हैं। काफ़ी सारा इंक्रीज़ नज़र आ रहा है। प्लीज़ देखिएगा कितना इंक्रीज़ है सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस ना, 1000 से 1250 हुए हैं। कितना? 25% इंक्रीज़ है। और वो कहता है कि इसमें 80% जो है वो वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है से रिलेटेड है। मीन आपकी जो कॉस्ट बढ़ेगी यूनिट्स के साथ साथ, तो उससे रिलेटेड भी है कुछ, और वो कॉस्ट आपकी ऑलरेडी 14% बढ़ी है। तो ये चीज़ भी अच्छी है जो कंपनी का फ्यूचर मैनेज करने में हेल्प देगी। इंटरेस्ट एक्सपेंस की बात करें तो 1710 से 3400 हो गया है, अच्छा खासा इसमें इंक्रीज़ है। और उसकी रीज़न क्या है कि वो जो 2500 आपने प्लॉट्स जो है ख़रीदे हैं वो बैंक लोन लेके ख़रीदे हैं, तो ऑब्वियसली उस लोन की वजह से इंटरेस्ट कॉस्ट आपकी जो है वो इंक्रीज़ है। और उसके बाद आप क्या करोगे, प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर भी बात कर सकते हो। प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जा सकता है करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, और ये अच्छा खासा इंक्रीज़ हो रहा होगा, तो इसके ऊपर भी आप बात कर सकते हो। कंपनी अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करके चल रही है, और सेल बिजनेस की ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। उसके बाद नीचे गए, कुछ डाटा और भी हमारे पास। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंक्रीज़ हुए हैं। क्यों इंक्रीज़ हुए हैं? कंपनी ओबियसली सेल वॉल्यूम आपका इंक्रीज़ हुआ है 25% से, तो आपको मोर एसेट मोर मशीनरी चाहिए होम्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो उस वजह से ये इंक्रीज़ हुआ है। उसके बाद आप अपनी इन्वेंट्री देखें तो उसमें अच्छा खासा इंक्रीज़ है, और इन्वेंट्री में इंक्रीज़ होने का मेन मकसद ही क्या है, वो जो 2500 आपने एक्स्ट्रा प्लॉट्स जो है वो एट 40% लो रेट ख़रीदे हैं, तो उस वजह से इन्वेंट्री इंक्रीज़ है जो आपके फ्यूचर ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। बैंक लोन 18,000 से 40,000 हो गया है, तो वो आपने फाइनेंसिंग जो की है इन्वेंट्री की प्लॉट्स की वो लोन से की है, तो इसलिए लोन इंक्रीज़ हुआ है। कुछ डाटा और हमें मिलेगा। शेयर कैपिटल उसने दिया है 500 और रिटेन अर्निंग भी दिया है। क्या ख्याल है? शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग, क्या यहाँ से आप गेयरिंग कंपनी की निकाल सकते हो? प्लीज़ मुझे ज़रा गेयरिंग निकाल के देंगे यहाँ से, 2019 की भी और 2020 की भी। डेट ओवर डेट प्लस इक्विटी, डेट ऊपर बैंक लोन दिया गया और इक्विटी आपके पास शेयर कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग दिया गया है। प्लीज़ मुझे गेयरिंग निकाल के दे देंगे। गेयरिंग करंट कितनी है? डेट ओवर डेट प्लस इक्विटी 40,000 ओवर 40,000 प्लस 500 प्लस 25,000, तो करंट ईयर की आपकी जो गेयरिंग है वो कितनी है? 61%। वाइल प्रीवियस ईयर आपकी गेयरिंग जो थी वो कितनी थी? 47%। और आपका टारगेट बैंक ने कितना दिया हुआ है? 65% का। दो ये बैंक कोविनेंट से बिलो है, लेकिन अगर गेयरिंग जो है वो थोड़ी और हाई होती है, अबव 65% जाती है, तो बैंक अपना लोन रिकॉल कर सकता है, और रिकॉल बैक करने से कंपनी
इंसॉल्वेंसी की तरफ जा सकती है, सीरियस फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ की तरफ जा सकती है, विच कंपनी नीड टू कंसीडर। क्या ख्याल है? कुछ और डाटा भी दिया गया है, नंबर ऑफ होम्स सोल्ड 2019 में आपने 570 घर बेचे थे और 2020 में आपने 650 घर बेचे हैं। क्या कह रहा है? तो यहाँ से आप अपनी ग्रोथ भी देख सकते हो, नंबर ऑफ़ यूनिट्स आपकी ग्रोथ क्या है, इंडस्ट्री से कम है या ज़्यादा है। नंबर ऑफ़ प्लॉट्स हेल्ड इन इन्वेंट्री, मीन आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो 1000 प्लॉट्स की थी 2019 में और अब 400 है, और उसकी रीज़न क्या है कि आपने कुछ एक्स्ट्रा प्लॉट्स बाय किए हैं लो कॉस्ट पे। कंपैटर्स एवरेज सेल प्राइस ऑफ होम्स 68 थी कंपैटर की 2019 में, और अब कंपैटर की प्राइस 80 है, तो आप अपनी प्राइस भी निकाल सकते हो। कैसे? नंबर ऑफ होम्स सोल्ड आपके पास दिए गए हैं, 650 आपने बेचे हैं, और कितना आपका रेवेन्यू है 65,000 है, तो यहाँ से आपकी जो है वो प्राइस आ जाएगी आपके पास। क्या ख्याल है? 65,000 रेवेन्यू है, कितने घर बेच के? 650 बेच के, तो 65,000 डिवाइड बाई 650 करेंगे तो आपके पास जो है वो क्या आ जाएगी, प्राइस आ जाएगी। और आपकी करंट प्राइस आ रही है 100, कंपैटर की है 80, आप 25% एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज कर रहे हो एज़ कम्पेयर टू कंपैटिटर। वो 80 चार्ज कर रहा है, आप 100 चार्ज कर रहे हो। उसकी रीज़न क्या है कि आपके पास कंपैटिटिव एडवांटेज है कि आप 12 मंथ्स में जो है घर बना के दे रहे हो, कंपैटिटर जो है वो 18 to 24 मंथ्स में बना के दे रहा है। कंपैटिटर हो सकता है हर क्लास के कस्टमर को टारगेट कर रहे हो, आप किस क्लास को टारगेट कर रहे हो? मेनली रिच क्लास को, मीन आप नीचे मार्केटिंग पे चल रहे हो। ये बात भी की जा सकती है। क्या ख्याल है? प्राइस अपनी पर होम निकाली जा सकती है, नंबर ऑफ होम सोल्ड आपके पास आ गए, रेवेन्यू आपके पास है। सो ये तो बात आ गई आपके पास जी। रिक्वायरमेंट ए आपने 15 नंबर के लिए बात की, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को कैसे इवैल्यूएट करना है, और अच्छा खासा डाटा था, काफ़ी रेशोज़ कैलकुलेट हुई, काफ़ी फैक्टर्स की बातें की, तो 15 नंबर कवर हो जाते हैं। रिक्वायरमेंट बी वो कहता है डिस्कस द नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड रिकमेंड द इम्प्रूवमेंट दैट मे नीड मैनेजमेंट्स अटेंशन। अब नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स क्या हैं, और आपने कुछ इम्प्रूवमेंट भी बतानी है जो मैनेजमेंट को फोकस करनी चाहिए जी। नॉन फाइनेंशियल मेजर्स कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एम्प्लॉयज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कस्टमर जो है वो मॉडिफिकेशन रिक्वायर करता है घर के अंदर, और आप पास में जो है वो कस्टमर को चार्ज नहीं करते थे, लेकिन अब चूँकि हाई कॉस्ट है तो आप कस्टमर को चार्ज करने जा रहे हो, तो इसकी या तो आपको कोई प्रॉपर जस्टिफिकेशन जो है वो बनानी चाहिए कि आप क्यों कॉस्ट चार्ज कर रहे हो, ताकि कस्टमर सेटिस्फाई होगा उस जस्टिफिकेशन से, तो फिर तो आप चार्ज करके कस्टमर को रिटेन कर सकते हो। अदरवाइज़ ये चीज़ आपकी बैड रिप्यूट क्रिएट करते हुए कस्टमर को अफेक्ट कर सकती है, तो इस चीज़ को मैनेजमेंट को फोकस करना पड़ेगा। क्या ख्याल है? और नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या हो सकती है जी, एम्प्लॉयज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको क्या करना चाहिए, वो जो डिले अब आना शुरू हो गया है 3 to 6 मंथ्स का लेट मटेरियल की सूरत में, वो आपको कोशिश करनी चाहिए मिनिमाइज़ करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने एग्री किया है, कस्टमर से प्रॉमिस किए हैं 12 मंथ्स, तो आपको 12 मंथ्स में ही कंप्लीट करना चाहिए। आइदर थ्रू एक्स्ट्रा स्टाफ आपको जो है शिफ्ट जो है वो कुछ टाइम पीरियड के लिए डबल करके कंप्लीट करना चाहिए, ताकि प्रॉमिस टाइम के अकॉर्डिंगली चलेंगे तो कंपैटिटिव एडवांटेज आपका मेंटेन रहेगा। दो इंडस्ट्री एवरेज 18 to 24 मंथ्स है, लेकिन आपका जो प्रॉमिस है आपको उसे मीट करना पड़ेगा। उसमें अगर कोई सप्लाई मटेरियल के डिले की वजह से इशू आता है तो आपको एक्स्ट्रा शिफ्ट, एक्स्ट्रा स्टाफ एम्प्लॉय करके प्रॉमिस टाइम के अकॉर्डिंगली ही चलना पड़ेगा। तीसरा और नॉन फाइनेंशियल क्या हो सकता है, आपकी कॉस्ट आपको फोकस करना पड़ेगी, स्पेशली जो आपको रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना पड़ रहा है शॉर्टेज की सूरत में। तो आपने देखना है कि वो जो आपके पास इन्वेंट्री 40% लो कॉस्ट पे बाई की हुई, आपको वही प्लॉट्स जो है यहाँ पे यूज़ करने चाहिए, ताकि कॉस्ट आपकी जो है वो बिलो ही रह सके, हाई ना जाने जाए। क्यों? कॉस्ट अगर हाई जाएगी तो उससे प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट हो सकती है। तो ये 2-3 बातें आपने करनी है नॉन फाइनेंशियल की, मीन वो मॉडिफिकेशन वाली बात कर देनी है, और आपको क्या बात करनी है जी, कंप्लीशन जो आपकी डिले होने जा रही है इसको आपने फोकस करना है, और आपको क्या बात करनी है जी, और आपको कॉस्ट कटिंग के ऊपर फोकस करना है। क्या ख्याल है?
अच्छे 21 मार्क्स थे। आंसर को रीड करके एक दफ़ा हाथ से गुजार लेना है प्लीज़। रीड क्यों करना है? रीड करने से एक तो पता चलेगा कि एग्जामिनर किस रेशो की कैसे बात कर रहा है, वर्डिंग आपको मिलेगी, एक वे मिलेगा कि इस रेशो की बात कैसे की जा सकती है, और वो दिमाग में अच्छा बैठेगा और हाथ से गुजारने से वो बहुत अच्छी तरह से दिमाग में रच बस जाएगा। तो पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो वो तो आपने पूरा का पूरा मार्क्स कवर कर लिए ना। इस तरह का एक क्वेश्चन 21 नंबर का अगर आपको देखा हुआ मिल जाए पेपर के अंदर, 21 में से 15 नंबर भी आ जाएं तो पेपर फेल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इनको प्लीज़ एक दफ़ा आंसर रीड करके हाथ से गुजारना है ताकि सिमिलर क्वेश्चन एग्ज़ाम पेपर में अच्छी तरह से टैकल हो सके। जिससे प्रीवियस अगर हम चले, विंटर 21 में एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन टेस्ट किया, क्वेश्चन नंबर 7 विंटर 21 का। तीन पार्ट्स हैं क्वेश्चन के, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए, कमेंट ऑन द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द गैप चूजन बाय सोपसी। कमेंट ऑन द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द गैप चूजन बाय सोपसी। बी क्या है, सी क्या है, हम बाद में पढ़ेंगे। क्यों? मास्टर ने कहा है कि जब एक से ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो सिर्फ रिक्वायरमेंट ए पढ़ के सिनेरियो पढ़ना है, उसे अटैम्प्ट करना है, फिर देखना है बी क्या है, सी क्या है। क्योंकि अगर आप तीनों रिक्वायरमेंट से एक ही दफ़ा पढ़ लोगे तो तीनों के बारे में सिनेरियो पढ़ते हुए डाटा ढूंढ रहे होगे तो खलबली मच जाएगी। इसलिए एक रिक्वायरमेंट डाटा पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना है, कंपनी देखना है, कंपनी के अंदर अपने आप को रचाना बसाना है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में लेनी है, फिर बी सी ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। सो समझ नहीं आई। कमेंट ऑन द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द गैप चूजन बाय सोपसी। खैर देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। द हैंड वॉश सोप मार्केट ऑफ Parash, a tourist-friendly metropolitan city in Asia, can be categorized by two product variants, bar soap and liquid soap. So Parash कोई कंट्री है एशिया का, नहीं कोई सिटी है एशिया का, जहाँ पे सोप मार्केट में दो तरह के वेरिएंट चलते हैं, एक बार सोप और एक लिक्विड सोप। बार सोप मीन साबुन जो आप यूज़ करते हो टिक्की साबुन की, और लिक्विड सोप भी कुछ लोग यूज़ करते हैं। Before 2019, only two standard size of the variants were offered in the market, i.e. 3.5 inch soap bar and 500 milliliter liquid soap bottle. इन दो तरह के वेरिएंट चलते हैं। सोप का साइज़ 3.5 इंच है, जो पाकिस्तान में भी आज से कुछ अर्सा पहले तक एक ही सोप बार का साइज़ होता था। अब लोगों ने प्राइसेस को मेंटेन रखने के लिए बार का साइज़ रिड्यूस करना शुरू कर दिया है। हाँ, बड़ी बार भी आ रही हैं लेकिन उसकी प्राइस ज़्यादा होती है। जी, तीन रिक्वायरमेंट है हमारे पास क्वेश्चन की। रिक्वायरमेंट ए, हमने क्या करना है, कमेंट करना है एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द गैप पर। और अभी तक हमने क्या पढ़ा कि मार्केट के अंदर दो तरह के सोप हैं, 3.5 इंच की बार और 500 मिलीलीटर लिक्विड सोप। और कंपनी सोपसी जो है वो क्या बना रही है, 2 इंच बार और 200 मिलीलीटर सोप बॉटल, और मेनली फोकस कर रहे हैं किसको, ट्रैवलर्स को। और इनके जो सोप है, चाहे बार है सोपसी की, चाहे बॉटल है लिक्विड सोप की, 9 to 10 टाइम्स यूज़ किए जा सकते हैं। To date, Sopsy has been extremely consistent in its approach and offering with no observable changes। और जब से कंपनी बनी है तब से लेकर अब तक 2021 तक सेम बिजनेस मॉडल पे चल रही है, कोई चेंज नहीं है। इट रिमेन्स द ओनली कंपनी कैटरिंग टू ट्रैवलर्स इन पराश, और फोकस कर रही है मेनली किसको, ट्रैवलर्स को, सिर्फ यही कंपनी और कोई नहीं। Presented below is the quantity of each product sold during the period specified। और नीचे कुछ हमारे पास डेटा है। डेटा को देखा जाए 2019 मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर का डेटा है हमारे पास। 2020 मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर का डेटा है, और 2021 मार्च, जून और सितंबर तक का डेटा है। नोट द फिगर प्रेजेंटेड आर इन मल्टीपल ऑफ 10,000, मीन 50,000, 40,000, 30,000, 10,000, मीन ये क्या है, क्वांटिटी है। सोपसी की बात की जाए तो मिनी सोप बार क्वांटिटी
क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स मीन इतनी इतनी क्वांटिटी सेल हुई है, सेल का डाटा जी। मिनी सोप बार को देखा जाए तो 50,000, 40, 40, 30, 10, 10, 10, 30, 30, 30, 30 मीन 2019 से ऑनवर्ड ही देखा जाए तो स्टार्ट में कुछ सेल थी, लेकिन उसके बाद डिक्लाइनिंग है सितंबर 2022 तक, और उसके बाद थोड़ा इंक्रीज़ के साथ जो है वो स्टेबल है। उसके बाद मिनी लिक्विड सोप की अगर हम बात की जाए, सोप्सी का दूसरी प्रोडक्ट जो है, सोप्सी की दूसरी प्रोडक्ट मार्च 2019 से ऑनवर्ड सेल दिसंबर 2019 तक इंक्रीजिंग है, 2020 में डिक्रीजिंग है, दिसंबर 2020 में इंक्रीज हुई ह्यूज, क्या ख्याल है, और यहाँ से इंक्रीज होते हुए आगे अच्छी खासी इंक्रीजिंग है। जबकि सोप इंडस्ट्री ट्रेंड को अगर हम देखा जाए तो दो तरह के जो इंडस्ट्री में सोप चल रहे हैं, 3.5 इंच की बार और 500 मिलीलीटर की बॉटल, तो बार की सेल अगर देखा जाए तो इंक्रीजिंग है 2019 से ऑनवर्ड अच्छी खासी, और बॉटल की सेल भी इंक्रीजिंग है 2019 से ऑनवर्ड अच्छी खासी। इनफैक्ट अगर हम देखा जाए तो 2020 में बल्कि यहाँ से सेल जो है वो बढ़ना शुरू हुई है ज़्यादातर। करना क्या आपको, कमेंट ऑन द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द गैप चूजन बाय द सोप्सी, कि सोप्सी ने जो ट्रैवलर्स का गैप चूज किया है इसके ऊपर आपको जो है वो कमेंटिंग करनी है। तो स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो बिजनेस पोजीशन को स्ट्रांग बनाने के लिए, कंपटीशन को डील करने के लिए आपके पास 3 तरह की स्ट्रैटेजीज होती हैं, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन या फिर फोकस्ड। और यहाँ पे सोप्सी ने क्या किया है, फोकस स्ट्रैटेजी को चूज़ किया है। मीन इसने फोकस किया है कि इसको एक ख़ास पर्टिकुलर टाइप ऑफ कस्टमर को, कौन से कस्टमर जो ट्रैवलर्स हैं, स्पेशली एयर ट्रैवलर्स को, और उनकी नीड जो है वो मीट करने की कोशिश की है। तो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, और इसलिए आपको कुछ डिफरेंट करना चाहिए दैन कंपैटर, और एक अच्छी मार्केट टारगेट की आपने कैप्चर करने की कोशिश की, तो ये भी अच्छा स्टेप है। हाँ, सोप इंडस्ट्री के अंदर आप इस तरह के टारगेट कर सकते हो जिसमें आप ना सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कस्टमर को टारगेट कर सकते हो, आप सोप के साइज़ के अकॉर्डिंगली भी डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो, सोप की शेप के अकॉर्डिंगली डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो, डिफरेंट कलर के सोप दे के डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो, डिफरेंट फ्रेगरेंस वाले सोप दे के आप डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो। तो इस तरह की डिफ्रेंशिएशन भी ज़रूरी है। हाँ, इसने फोकस किया है तो वो भी ठीक है। तो 3 नंबर के लिए बात की जा सकती है। मीन इसकी जो गैप चूज़ किया है, मीन स्ट्रैटेजी है सोप्सी की, वो एप्रोप्रिएट है तो या नहीं, तो एप्रोप्रिएट है। अब चले गए रिक्वायरमेंट बी की तरफ। एनालाइज इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द केस में जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई उसे एनालाइज करना है, एंड आइडेंटिफाई पॉसिबल रीज़न ऑफ स्लम्प्स इन सेल इन 2020, और 2020 में जो सेल में स्लम्प आया है उसकी रीज़न भी आपने बतानी है। तो पहले अगर हम बात कर लें सोप्सी की या इंडस्ट्री की, पहले इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं जी। इंडस्ट्री को देखा जाए तो इंडस्ट्री में अगर कोई 2020 में स्लम्प आया था तो उसकी रीज़न स्लम्प अगर देखा जाए तो मेनली सोप्सी को यहाँ पे, लेकिन इंडस्ट्री में देखा है तो इंडस्ट्री में कोई इतना ज़्यादा स्लम्प नज़र नहीं आ रहा। सेल जो है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड ही शो कर रही है। हाँ, लेकिन यहाँ से यहाँ जो इंक्रीज़ है इधर वो उतना इंक्रीज़ नज़र नहीं आ रहा। हाँ, उस स्लम्प की जो रीज़न हो सकती है देखा जाए तो स्टैंडर्ड सोप बार भी इंक्रीजिंग है, और लिक्विड सोप भी क्या है, इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहा है। मीन सेल इंक्रीज़ हो रही है 2019 से 2021 की तरफ। हाँ, 2020 में अगर कोई स्लम्प आया भी होगा तो स्लम्प किस वजह से आया होगा, ड्यू टू कोविड-19 आया होगा, क्या ख्याल है। लेकिन कोविड-19 की वजह से सोप की डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हुई। क्यों, हैंड वॉशिंग के लिए, हाइजीनिक पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए, इन्फेक्शियस डिजीज़ को अवॉइड करने के लिए सोप की डिमांड जो है वो 2020 में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई। और यही पॉसिबल रीज़न है कि इंडस्ट्री के अंदर स्टैंडर्ड सोप बार की सेल भी क्वांटिटी इंक्रीज़ हुई है ओवर द ईयर्स, और इंडस्ट्री में लिक्विड सोप जो है उसकी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हुई है। हाँ, अगर हम बात करें सोप्सी की, मिनी सोप बार को अगर हम देखें तो इसकी सेल जो है वो डिक्लाइनिंग थी दिसंबर 19 तक,
और 2020 में सेल जो है वो बहुत ही लो डिक्लाइन के साथ मेंटेन हो गई, स्टेबल हो गई। और उसकी रीज़न क्या हो सकती है कि आप ट्रैवलर्स को फोकस कर रहे हो, और ड्यू टू कोविड ट्रैवलिंग नीड लोगों की कम हो गई थी, ट्रैवलर्स अवॉइड कर रहे थे ट्रैवलिंग करने को। तो उस वजह से जब ट्रैवलर्स ही अवॉइड कर रहे हैं तो आपने तो प्रोडक्ट ही ट्रैवलर्स के लिए जो है वो टारगेट की है, तो इसलिए आपकी सोप बार की जो है वो डिमांड कम थी 2020 में। हाँ, दिसंबर में थोड़ी इंक्रीज़ हुई और उसके बाद भी स्टेबल है। दिस मीन शायद कस्टमर जो है इस मिनी सोप बार को इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं कर रहा। और उसकी पॉसिबल रीज़न क्या हो सकती है कि 9 to 10 टाइम्स आपने यूज़ करना है और उसके बाद फारिग है। और वैसे भी सोप बार को एक दफ़ा यूज़ करके के बाद दोबारा उसको लेके ट्रैवल करना थोड़ा स्टिकी सा हो जाता है, तो उसको दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता। तो इसलिए कस्टमर ने जो है वो प्रेफर नहीं किया मिनी सोप बार को इन द मार्केट। लेकिन मिनी लिक्विड सोप की बात करें तो इसकी सेल जो है वो इंक्रीजिंग है दिसंबर तक 2019 में, लेकिन 2020 में जो है वो मार्च टू सितंबर बहुत ज़्यादा लो थी। और उसकी रीज़न क्या थी? कोविड-19, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस, कस्टमर ट्रैवल नहीं कर रहा था और आपने स्पेशली ट्रैवलर्स के लिए प्रोडक्ट बनाई है। जब ट्रैवलर्स ही ट्रैवलिंग को प्रेफर नहीं कर रहे तो ट्रैवलिंग की प्रोडक्ट्स की डिमांड भी कम हो गई। हाँ, उसके बाद जैसे ही ट्रैवलिंग रिस्ट्रिक्शन जो हैं वो ख़त्म हुई हैं दिसंबर 2020 में, तो तब से ऑनवर्ड सेल में ह्यूज इंक्रीज़ आया है एज़ कम्पेयर टू 2019। 18 से 35 मीन मोर देन 90% जो है वो सेल हो गई। और उसके बाद इंक्रीजिंग ट्रेंड है टुवर्ड्स 2021। दिस मीन ये प्रोडक्ट आपकी सक्सेसफुल है मार्केट में, मीन कस्टमर काफ़ी प्रेफर कर रहा है ड्यूरिंग ट्रैवलिंग। लिक्विड सोप की स्मॉल बोतल को कस्टमर प्रेफर कर रहा है, तो इसकी कंपनी को और ज़्यादा मार्केटिंग पे फोकस करना चाहिए। 6 नंबर के लिए बातें होगी, क्या ख्याल है? मीन 2 नंबर के लिए इसकी बात कर दो और फिर मिनी सोप बार की सेपरेट बात कर दी, लिक्विड सोप बार की सेपरेट बात कर दी। कौन सक्सेसफुल है कौन नहीं है। अब आगे रिक्वायरमेंट 3, एडवाइज फ्यूचर स्ट्रैटेजीज टू सोप सी and how they can tackle a slump in sales like experienced in 2020 के 2020 जैसा जो slump था अगर वो दोबारा आ जाता है तो उसे टैकल करने के लिए कंपनी को क्या फ्यूचर स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करनी चाहिए। तो कंपनी को फ्यूचर स्ट्रैटेजीज क्या अडॉप्ट करनी चाहिए? एक तो कंपनी को कॉस्ट कटिंग पे फोकस करना चाहिए, क्यों जितनी आपकी कॉस्ट कम होगी अगर स्लम्प आता भी है तो उसमें बिजनेस सर्वाइवल को देखा जा सकता है। कंपनी को सेल्स इंक्रीज़ करने के लिए हैवी मार्केटिंग की तरफ जाना चाहिए, स्पेशली इंटरनेट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाना चाहिए, ताकि कस्टमर तक ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी तो आपकी सेल जो है वो इंक्रीज़ होगी। वो कस्टमर जो आपकी प्रोडक्ट माइट भी नॉलेज ना होने की सूरत में यूज़ नहीं कर रहा, नॉलेज मिलने की सूरत में वो यूज़ करेगा। फ्यूचर के लिए कंपनी को क्या करना चाहिए? कंपनी को और ज़्यादा निशे मार्केटिंग में भी जाना चाहिए, मीन और कुछ कस्टमर की नीड भी टारगेट करनी चाहिए। मीन सिर्फ आपको जो है वो ट्रैवलर्स थ्रू एयर ट्रैवलर्स नहीं, ट्रेन ट्रैवलर्स, बस ट्रैवलर्स, इनको भी फोकस करना चाहिए। आपको रेस्टोरेंट जो है उनको भी फोकस करना चाहिए, उधर भी आप ये प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कर सकते हो। फ्यूचर स्ट्रैटेजीज के लिए कंपनी को डिफरेंशिएशन की तरफ भी जाना चाहिए, मीन आपकी प्रोडक्ट के फीचर जो है वो डिफरेंट होने चाहिए, लाइक शेप डिफरेंट सोप की होनी चाहिए, कलर डिफरेंट आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, डिफरेंट फ्रेगरेंस के सोप जो है वो आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। तो इस तरह के भी आपको फोकस करने चाहिए। ये कुछ फ्यूचर स्ट्रैटेजीज़ की बातें कर देनी है। कॉस्ट कटिंग मीन कॉस्ट लीडरशिप के पॉइंट से बातें कर दो, कुछ डिफरेंशिएशन के पॉइंट से बातें कर दो, कुछ फोकस के पॉइंट से बातें कर दो कि सिर्फ ट्रैवलर्स, एयर वाले नहीं, ट्रेन वाले, बसेस वाले, इवन रेस्टोरेंट्स को भी आपको फोकस करना चाहिए। एक दफ़ा आंसर रीड करके हाथ से अटेम्प्ट कर लेना है। ये कुछ परफॉर्मेंस मेजरमेंट के क्वेश्चन थे हमारे पास। 4-5 अच्छे क्वेश्चन आज हमने देखे हैं, तो कोशिश करनी है इनको प्लीज़ एक दफ़ा हाथ से अटेम्प्ट कर लेना है। और अटेम्प्ट करने के बाद एग्जामिनर कोई भी परफॉर्मेंस मेजरमेंट का इस तरह का क्वेश्चन पूछ ले, आप इजीली टैकल कर लोगे। और ये अच्छे मार्क्स हैं पेपर के अंदर, यहाँ से आप पूरे मार्क्स भी कवर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नई चीज़ों के साथ।